वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक सवाल जो हमारे पास बहुत आता है और यकीनन ये कई लोगों के लिए दर्द सर है, दैट इज़ कि अगर आपके जिल्द पे, आपके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल हों, उसके लिए कई तरीके हैं। पहले लोग अगर आप कॉमनली देखें तो वैक्स भी करते थे, शेव भी कर रही होते हैं ख़वातीन, और उसके लिए बहुत सारे जो आपके जहनों में खदशात हैं उसको दूर करने के लिए कई आपने ब्लॉग्स में पढ़ा होगा कि जी इससे बाल मोटे नहीं होते, बढ़ते नहीं हैं, कोर्स नहीं होते। लेकिन अगर आप एक परमानेंट सोल्यूशन चाहती हैं तो दो सोल्यूशन सबसे ज़्यादा जिसकी बात की जाती है, नंबर 1 लेज़र हेयर रिमूवल या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस लेज़र से पहले आया था। दोनों ट्रीटमेंट्स कंपेयर कैसे करते हैं, इनके प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे एक ये कैंडिडेट ये अंदाज़ा लगाए कि उसके लिए ज़्यादा सूटेबल ट्रीटमेंट कौन सा है, दोनों में कितना वक्त लगता है कि आपके हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएं। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन अरबाब। शी इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट, अ मेडिकल एस्थेटिशियन। आप पाकिस्तान में और कनाडा में प्रैक्टिस करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन यहाँ पे मौजूद होने के लिए। बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इलेक्ट्रोलिसिस और लेज़र में क्या फ़र्क है। व्हाट आई अंडरस्टैंड एज ए लेमन इज़ कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट आप बाल की रूट पे लगाते हैं, जिसकी वजह से ओवर टाइम वो निकलना बंद हो जाता है, एंड लेज़र ऑफ कोर्स uses laser। इसके अलावा भी कोई फ़र्क है इनमें? हेलो, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी ओवर टू योर शो। लेज़र और इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत आसान अल्फाजों में अगर मैं ऑडियंस को समझाना चाहूँ तो वो ये है कि लेज़र जो है वो कलर को, पिगमेंट को कैच करता है। सही। यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी थिक एंड कोर्स है, डार्क है, क्योंकि लेज़र को कलर बहुत पसंद है और वो भी ब्लैक। तो अगर आपका बाल बहुत मोटा है, ब्लैक है, तो वो लेज़र उसको बहुत इजीली कैच करेगा और हेयर फॉलिकल को ट्रीट करता है। वेयर एज इलेक्ट्रोलिसिस जो है, एंड अनदर थिंग, लेज़र जो है वो एरिया वाइज ट्रीट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ईच एंड इंडिविजुअल हेयर को ट्रीट करता है। हम हर एक बाल में एक फाइन नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं हेयर फॉलिकल में, और जहाँ आपकी जड़ होती है उसको कॉटराइज करते हैं। कॉटराइज से मेरा मतलब है जैसे हम एग को फ्राई करते हैं, वी बेसिकली फ्राई आउट द रूट ऑफ द हेयर। उससे क्या होता है कि ऑल द नरिशमेंट जो होती है रूट के आसपास, जो बाल को उगाने में हेल्प करती है, वो उसको डाई आउट कर जाती है, उसको सप्लाई नहीं मिलती अपनी ग़िज़ा की। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो वैक्स करते हैं, थ्रेड करते हैं, ट्वीज़र यूज़ करते हैं, या टेलीविज़न देखते हुए बाल को खींचते हैं अनइंटेंशनली। बाल को खींचने से क्या होता है, एज सून एज दे पुल द हेयर, जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है वो आपके रूट्स की तरफ भागती है, इट गशेज ओवर टू द रूट ऑफ योर हेयर, तो वहाँ पे फिर और हेल्दी बाल निकलता है। इसीलिए वैक्स करने से बार बार जो है वो बाल मोटा होता जाता है। रियली कई लोगों का तो ये ख्याल है कि वैक्सिंग की वजह से ओवर टाइम बाल बहुत पतला हो जाता है, लेकिन दूसरा मसला जो वो फेस करते हैं कि बाल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो इनग्रोन बनना शुरू कर देता है। so इसके बारे में क्या? इट डिपेंड्स। कुछ लोगों को फॉलिकुलाइटिस हो जाते हैं, इनग्रोन्स हो जाते हैं, उनको रैशेस पड़ जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है। अगर फेस पे बहुत बार बार वैक्स कर रहे हैं तो विथ बिफोर एज, बिफोर टाइम रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन सैग कर जाती है। सो दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। लेकिन बहुत आपने जिस तरह इसको समझाया उससे मेरे जहन में तो ये आ रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस फिर आप स्मॉलर एरियाज़ पे कर सकते हैं, जैसे आप अपने फेस पे कर सकते हैं, अपर लिप पे, चिन पे अगर आपको बाल नज़र आ रहे हैं, या आपकी आपके जाउल्स पे अगर आपको बाल नज़र आ रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन लेज़र के बारे में जैसे कहा जाता है फॉर लार्जर एरियाज, जैसे आप अपने हाथों पे, पैरों पे अगर करवाना है तो यू कैन वर्क इट। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज़ नॉट मेंट फॉर लार्जर एरियाज। इट इज़ मेंट फॉर लार्जर एरियाज ऑल्सो। लेकिन अगर किसी का लार्ज एरिया है तो पहले हम उनको लेज़र करते हैं, एंड बिकॉज लेज़र किसी हद तक रिड्यूस बहुत कर जाता है बाल को। सो अ लॉट ऑफ पीपल फील कंफर्टेबल गेटिंग लेज़र डन, एंड उनके पास पेशेंस नहीं होता इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का। सो वी सजेस्ट देम कि आप पहले लेज़र करवा लो, एंड व्हेन द हेयर रिड्यूसेस तो फिर बहुत कम ग्रोथ होती है, जिसको आप टचअप कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। अच्छा नौरीन, ये बताएं कि हाउ परमानेंट इज़ दिस हेयर रिमूवल, क्योंकि ये सवाल आता है। दोनों ही ये ट्रीटमेंट्स अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं, आपको कई सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। कितना परमानेंट है ये हेयर रिमूवल? क्या ये वक्ती है कि 3-4 महीने के बाद बाल वापस आ जाएंगे? यस, सो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो 99% रिजल्ट्स परमानेंट आपको देता है। लेज़र इज़ ओनली अ हेयर रिडक्शन। तो बहुत लोगों पे जैसे लेज़र अगर रिड्यूस कर जाता है, अब मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे अगर बाल फेस पे बज है, इट्स जस्ट अ पीच फज ऑन द फेस,
तो मुझे बॉदर नहीं करती, कुछ लोगों को बॉदर करती है। तो अगर लेज़र आपको किसी हद तक कम कर देता है बाल एंड यू फील स्टिल कॉन्फिडेंट इन रोमिंग अराउंड, यू आर गुड टू गो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें ये रुआं भी नहीं पसंद, देन मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि यू कैन ट्रांसफ़र टू इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट अगर आपको वो रुआं भी ख़त्म करना है। दूसरा ये सिद्रा कि कुछ लोगों को वाइट हेयर होते हैं, उनको ब्लैक होते ही नहीं है। कुछ लोग या भूरे बाल हैं या हल्के रंग के बाल हैं, तो उस पे जैसे आपने कहा कि लेज़र इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन मुझे बताया जो रिवायती तरीके हैं जिनको हम कदरे सेफ कंसिडर करते हैं, मिसाल के तौर पे थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ट्वीजिंग, इनका रिपीटेड यानी शुरू में तो जाहिर सी बात है अगर आपकी जिल्द यंग है, वर्जिन स्किन है, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है और आपकी स्किन बड़ी फ्रेश फील करती है। लेकिन ओवर ईयर्स इन ट्रीटमेंट्स का कोई नुकसान है नौरीन? एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले तो गलती यहाँ से स्टार्ट होती है, जो यंग गर्ल्स होती हैं उनको अक्सर एक तो रुआं होता है, पीच फस होता है फेस पे, वो उनको ब्लीच कर देती हैं। सही। ब्लीच से क्या होता है सिद्रा के बालों का क्यूटिकल फट जाता है एंड देन हेयर स्टार्ट, फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा लगता है फेस, लेकिन आफ्टर फ्यू वीक्स द हेयर स्टार्ट्स टू स्टैंड आउट, वो फेस से अलग अलग दिखते हैं एंड देन वो बच्चियां जो हैं दे स्टार्ट वैक्सिंग इट। सही। अब वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ लोगों को वैक्सिंग सूट कर गई तो कर गई, दे से कि हमारी तो ग्रोथ ख़त्म हो गई, बट मेजॉरिटी 85% आई थिंक आई वुड से 90% जो लड़कियां हैं उनके बाल एक्चुअली स्टार्ट ग्रोइंग मोर थिकर। सो आई विल नेवर सजेस्ट any girl thick and there's so much trauma that comes to the skin। जब आप स्किन पे वैक्स लगाकर खींचते हैं तो विद टाइम आपकी रेडनेस हो सकती है, सेंसिटिविटी होती है, इनग्रोन्स होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी बात हो रही थी, हमने ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने अब सजेस्ट करना शुरू किया, लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट शेविंग द हेयर, और खवातीन बड़े एक फाइन ब्लेड के साथ अपने पीच फस को शेव करें। दैट्स कॉल्ड डर्माप्लेनिंग। वुड यू रिकमेंड? एब्सोल्युटली नॉट। मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करती हूँ, माइक्रो ब्लेडिंग हो गया, लिप ब्लशिंग हो गया, माइक्रो डर्माब्रेजन, PRP, माइक्रो नीडलिंग, बट डर्माप्लेनिंग एक ऐसी चीज़ है दैट आई वुड नॉट recommend to anybody because that's shaving, right? अच्छा दूसरा ये कि लॉट ऑफ जो यंग ब्यूटी थेरेपिस्ट्स हैं वो डर्माप्लेनिंग करती भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो व्हेन यू शेव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर फेशियल हेयर, बिकॉज उससे फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, उससे फिर बाल मोटे हो जाते हैं। अगर आपका बाल वर्जन है एंड इफ़ यू हैव नेवर वैक्स्ड और टच्ड योर हेयर और एंड इफ़ यू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज पतले बाल पे आप लेज़र तो स्टार्ट नहीं करा सकते हो, but if you start with electrolysis you get amazing results because बाल वर्जन होते हैं उस वक्त। तो आप कह रही हैं कि वर्जन हेयर अगर पतला बाल है और इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस वुड बी मोर फीजिबल। लेज़र की मुझे बताइए कि इस वक्त मार्केट में किस किस तरह के लेज़र्स मौजूद हैं और जो उसके हवाले से खदशात हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेज़र करवाने से पिगमेंटेशन हो गई। मैंने आई हैव इवन पर्सनली मेट फ्रेंड्स जिन्होंने उन्होंने लेज़र का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद स्किन पे सियाह धब्बे पड़ गए और बाकायदा उनके एस्थेटिशियन ने उनसे बहस की कि भाई आपने लेज़र कराने के बाद अपनी स्किन को क्योंकि सन से एक्सपोज कर दिया था तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। ये ज़रा बताइएगा कि लेज़र या इलेक्ट्रोलिसिस कराते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एब्सोल्युटली, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एम रियली थैंकफुल सिद्रा कि आपने ये सवाल किया। डॉक्टर दी क्लाइंट्स जो हैं, क्लाइंट्स को अब इतनी अवेयरनेस है कि कोई भी स्किन ट्रीटमेंट करवाना है तो 24 घंटे तक या 48 आवर्स तक धूप से बचना है। बिल्कुल। सो यहाँ पे मैंने व्हेन आई केम बैक, मैं कनाडा से 3 साल के बाद वापस आई हूँ एंड आई हैव बीन टीचिंग लेज़र इन कनाडा आल्सो, एंड वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं टीच करती हूँ स्टूडेंट्स को वो ये है कि आपको स्किन टाइप पता करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने देखा है कि जितने भी मेडिकल एस्थेटिशियंस हैं या लेज़र टेक्नीशियंस हैं, दे जस्ट स्टार्ट ओवर विथ लेज़र ट्रीटमेंट्स राइट अवे। लेज़र स्टार्ट करने से पहले स्किन टाइप का पता करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं फिट्जपैट्रिक स्किन स्केल। वो फॉर्म फिल करने से एक लेज़र टेक्नीशियन को पता चलता है कि आपका स्किन टाइप क्या है। सही। इफ़ यू आर स्किन टाइप 1 and 2, 1 and 2 से मेरी मुराद है जो गोरे लोग होते हैं, हु आर कॉकेशियन स्किन टाइप्स, उनके लिए लेज़र इज़ बेस्ट इफ़ दे हैव थिक है। अगर आप स्किन टाइप 4, 5, 6 हैं, जैसे हम एशियंस, आई एम अ स्किन टाइप 4 to 5 एंड मेरा स्किन सन में बहुत जल्दी टैन हो जाता है, कुछ लोगों का टैन नहीं होता है। आपके परदादा, आपकी एथनिसिटी क्या है, यू हैव टू टेक ऑल दैट थिंग, ऑल दीज थिंग्स इन काउंटर। मैंने यहाँ जितने भी अपने क्लाइंट्स, दे हैव कम टू मी एंड दे हैव सेड कि हमने नौरीन लेज़र करवाया, इट डजंट सूट अस, एंड आई ऑलवेज आस्क देम, जहाँ आप पहले करवाते थे, डिड यू एवर फिल अप दिस स्किन टाइप फॉर्म?
and they had no knowledge of that. आई थिंक कि आप इस वक्त अगर लोगों का एक सर्वे करेंगी 90% लोगों ने इस तरह के फॉर्म के बारे में सुना भी नहीं है। Exactly. लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो हम उनको बता सकते हैं कि अगर आप लेज़र या इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, आपको धूप से बचना है, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आपको स्विमिंग नहीं करनी, अगेन पानी में क्लोरीन होगा। इसके अलावा आपको वर्कआउट भी 2-3 दिन नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगेन योर स्किन इज गोना गेट फ्लश्ड एंड द ब्लड फ्लो इज गोइंग टू बी हाई। एंड यू नो अभी यंग जितने भी यंग क्लाइंट्स हैं थ्रू सोशल मीडिया विच इज़ वेरी गुड, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। ये तो बेसिक बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आया नौरीन आपके लिए बिफोर वी वाइंड अप दिस सेगमेंट। मुझे ये बताइए कि कई लोग जो कहते हैं ना हमें लेज़र सूट नहीं किया, उनका ये भी मानना है कि लेज़र करवाने से जिल्द पतली हो जाती है और आपकी वेन्स जो आपकी फेशियल वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसमें कितनी हकीकत है? ऐसा नहीं है सिद्रा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज लेज़र अब सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए नहीं है। लेज़र इज़ देयर ऑल्सो फॉर स्किन रिजुविनेशन, लेज़र इज़ ऑल्सो देयर फॉर स्कार रिमूवल्स के, लेज़र इज़ ऑल्सो देयर फॉर स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल। क्या इससे इनलार्ज पोर्स कम हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। जो कुछ लेज़र्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं जिससे आपका हेयर रिमूवल भी हो सकता है एंड स्किन रिजुविनेशन भी हो सकती है। सो दिस इज ग्रेट न्यूज़ फॉर पीपल हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर अपकीप। और मेरे ख्याल में हर एक को होना चाहिए। आप अपने ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करें और किसी माहिर एस्थेटिशियन के पास जाइए। नौरीन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया एंड यकीनन जैसे इन्होंने कहा कि अपनी जिल्द के बारे में पहले जानना बिफोर गेटिंग इनटू एनी ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ यस, मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अपना होमवर्क ज़रूर करें किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट करवाने से। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।